बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कल एक चैप्टर पढ़ाया था आपके दुर्गा किताब का चैप्टर नंबर 11, हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी, मारिया नेजेशी, इनके बारे में जब हमने पढ़ा था तो कैसे यह एक मुलाकात का चैप्टर है, भेंट वार्ता है इसकी विधा। और जयप्रकाश पांडे जो इसके लेखक हैं, वही लेखक मारिया नेजेशी से मिलने जाते हैं। यदि कोई दूसरे देश का कोई प्रतिनिधि हमारे देश में आता है तो वह दूत बनकर हमारे देश में रहता है। यह दूतावास में रहता है और यह दूतावास आपके देश का जो राजधानी होती है, उस राजधानी में इनकी ये दूतावास होते हैं और वहीं पर अनेकों मित्र देशों के रिप्रेजेंट करने वाले लोग रहते हैं। ऐसे ही हंगरी देश का जो दूतावास है, जिसका नाम है हंगेरियन सूचना और सांस्कृतिक केंद्र, इनकी जनसंपर्क अधिकारी हरलीन अहुलीवालिया ने फोन करके लेखक को बताया कि आप एक अंग्रेज हिंदी विद्वान महिला से मिलने के लिए आइए। तो वह अंग्रेजी विद्वान महिला कौन थी, विदुषी कौन थी? वो थी मारिया नेजेशी। अब लेखक मारिया नेजेशी पूरे विश्व में लोगों के द्वारा जानी जाती है। इतना ही नहीं, हिंदी के लिए इतना काम करने के कारण हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने भी उनको सम्मानित किया था। उनसे मुलाकात का समय मुकर्रर होता है क्योंकि वो दिल्ली आई हुई है और बहुत व्यस्त है। तो व्यस्त रहने के कारण हरलीन के द्वारा उनको सुबह 10 बजे का टाइम दिया जाता है लेखक को। लेखक फोटोग्राफर के साथ हंगेरियन सूचना और सांस्कृतिक केंद्र पर पहुंचते। हरलीन बिजी होने के कारण वह उनको स्वागत कक्ष में बैठाती है। मारिया नेजेशी चूंकि कहीं बाहर है, आती हैं तो आकर सबसे पहले लेखक को नमस्ते करती है हाथ जोड़कर। भारतीय संस्कृति का ध्यान रखते हुए हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। यह देखकर लेखक को बड़ी खुशी मिलती है। चूंकि वह अंग्रेज विद्वान है, इसलिए लेखक जब उनका इंटरव्यू लेने जाता है तो एक फहरिस्त सूची बनाकर ले जाता है प्रश्न की, तो उसमें वो अंग्रेजी के प्रश्नों को भी लेकर जाता है। लेकिन लेखक कहता है हम जब मारिया से मिले तो मारिया से हमें उन प्रश्नों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अर्थात मारिया ने हिंदी के प्रश्नों का जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से दिया, उसको हिंदी समझने में कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। तब लेखक बताते हैं, फिर लेखक मारिया के बारे में बताते हैं। मारिया का जन्म 1953 अप्रैल में हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ और उन्होंने लैटिन, प्राचीन यूनानी, भारत विज्ञान, संस्कृत जैसे शब्दों से MA और संस्कृत और हिंदी में डायरेक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। डायरेक्टरेट मतलब होता है PhD करना, मास्टर डिग्री और PhD दोनों ही उन्होंने कर रखे। फिर उनके पद के बारे में बताया गया कि वो यूरोप हिंदी समिति के उपाध्यक्ष हैं और बड़े बड़े यूरोप में जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं उनकी अध्यक्ष के रूप में विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। उन्होंने 3 दर्जन से अधिक, 3 दर्जन मतलब होता है 36, एक दर्जन में 12 होते ना, तो 36 किताबों का जो कि हिंदी से हंगेरियन में और हंगेरियन से हिंदी में अनुवाद किया। दोनों ही भाषाओं को एक दूसरे में ट्रांसलेट। इस तरह से लेकर उनसे बातचीत का दौर चालू करते हैं कि आपका भारत के प्रति इतना रुझान, भारत के रहन सहन, भारत का खान पीन, भारत का फिल्म उद्योग, भारत का साहित्य, ये सब आपको इतना अच्छा क्यों लगता है? प्रश्नों की जैसे ही लेखक ने बातचीत, मुलाकात करने के लिए बातचीत प्रारंभ की, तब मारिया ने बिंदास होकर बिना डरे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। लेकिन सबसे पहले नेजेशी ने जब बातों की शुरुआत की तो शिकायत की कि यहाँ के जो भारतीय फिल्म के जो फिल्म मेकर है, निर्माता है, उस फिल्म का एक का नाम बताती है, हम दिल दे चुके सनम के जो निर्माता हैं, उन्होंने इस पूरे फिल्म की शूटिंग हमारे हंगरी देश के मेरे ही गांव बुडापेस्ट में की है। लेकिन जब फिल्म प्रदर्शित हुई स्क्रीन
पर आई, पर्दे पर आई, तब उस जगह को इटली का बताया है। यह तो गलत बात है। किसी जगह की सुंदरता को आपने कैमरे में कैद किया और उस जगह को बताने में आपको क्या हर्ज है? आपने दूसरी जगह क्यों बताई? यह तो उस धरती के प्रति अन्याय की बात है। इस तरह से अपने सबसे पहले शिकायत के साथ उन्होंने प्रारंभ की। तब लेखक ने उनको बोला कि हम दिल दे चुके सनम के जो दर्शक हैं, देखने वाले हैं, उन तक तो हम आपकी बात शायद नहीं पहुंचा सके, लेकिन जो इस पाठ को पढ़ेगा, जो आपके बारे में पढ़ेगा, उन पढ़ने वालों को इस बात का अवश्य ज्ञान हो जाएगा। हम उस फिल्म निर्माता की ओर से आपसे माफी मांगते हैं। अब नेजेशी से लेखक ने बात को आगे बढ़ाते हुए उनके बचपन की और हिंदी के प्रति रुझान की बात की। तो जो लेखिका थी नेजेशी, वह मानो बचपन में लौटे, खुश हो गई और उन्होंने अपने बारे में बताना चालू किया कि हमारे यहाँ कोई संयुक्त परिवार की परंपरा नहीं होती, हमारे यहाँ एकल इकाई होती है। भारतीय कैसे रहते हैं? संयुक्त परिवार में रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एकल इकाई जिसमें माता पिता और बच्चे भी रहते हैं। 20 साल तक बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं, 20 साल के बाद बच्चे अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से माता पिता के साथ न रहने के कारण बुजुर्ग माता पिता की कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, क्योंकि वहां का कल्चर जैसा है। इसलिए लेखिका कह रही है कि मेरे माता पिता ने तकरीबन करीब लगभग 30 साल पहले उनके बीच में तलाक हो गया, संबंध विच्छेद हो गया और दोनों ने अलग अलग शादी कर ली। उसके बाद रहती मेरी माँ 81 ईयर्स के, 81 साल के, और मेरी मासी 86 की है। इस बीच वे अकेली रहती हैं और अपने ऊपर पूर्णतः निर्भर रहती हैं, स्वायत्त आत्मनिर्भर होकर काम करती हैं। और मैंने भी शादी नहीं की, क्योंकि शादी में से और काम में से हिंदी के प्रति जो मेरा लगाव है, जुड़ाव है, इस काम के प्रति मुझे एक चीज को चुनना था, पर शादी को चुनना था, काम को चुनना था, तो मैंने शादी को न चुनकर काम को चुना और इस तरह से आज मेरा पूरा जीवन इस काम के प्रति, हिंदी के प्रति समर्पित है। फिर लेखिका कहते हैं, जब मैं बहुत छोटी थी, करीब 30, मैंने अपने बचपन से लेकर 20 साल तक मैं बुढ़ा पोस्ट में रही, बहुत छोटा सा गांव है और मैं वहीं पर अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की। मैं उस दौरान हमेशा इंसान के जीवन की शुरुआती दौर कैसा रहा यह जानने का प्रयास करती थी। मेरे बाल मन में हमेशा जिंदगी कैसे स्टार्ट हुई, इंसानों का जिंदगी के प्रति रुझान कैसे हुआ, इन सब चीजों को जानने के लिए मेरे मन में हमेशा प्रश्न बना रहता था। और इसी प्रश्न की खोज के कारण मैंने यूनानी, संस्कृत, हिंदी, लैटिन अनेकों भाषाओं में मास्टर डिग्री हासिल की और उसके बाद मैं एक प्रकाशन संस्थान से जुड़ी और वहां मैंने काम करना प्रारंभ किया। उस समय हमारे यहाँ हंगरी में मात्र 1-2 लोग ही ऐसे होंगे जो हिंदी जानते थे। अब लेखिका जो नेजेशी है वो आगे क्या बताती है, आप अपनी नोटबुक निकालिए और शब्दार्थ लिखने के लिए नोटबुक निकालिए और पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक भी निकालिए। मेरे प्रोफेसर ने मेरी रुचियां देखकर मुझे हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित किया और एक बार जो मैं उससे जुड़ी तो जुड़ती चली गई। 1985 में मैं पढ़ाई के सिलसिले में पहली बार भारत आई और यहाँ 10 माह तक रुकी। एक लड़की जिसने घर से कॉलेज की 4 दीवारी ही देखी हो, उसको हिंदी की बदौलत पूरी दुनिया देखी। आज मैं वियना में पढ़ाती हूँ। मेरे एक शिष्य इम्रे बांगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं। इंग्लैंड में हिंदी के तमाम जानकारों के बीच एक हंगेरियन का हिंदी पढ़ाने के लिए चुना जाना कम बड़ी बात नहीं है। जहां तक हंगरी की बात है तो मेरे समय में वहां न तो हिंदी भाषी लोग थे और न ही किताबें। डॉक्टर हुक्म सिंह नाम के एक गणितज्ञ ने हिंदी सीखने में मेरी काफी मदद की। अब लेखिका अपने बारे में और बताती हैं कि मेरा जो प्रोफेसर था हिंदी पढ़ाने वाला, उसने मेरी रुचि के हिसाब से मुझे हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रोफेसर समझते हैं टीचर, तो आप जब पढ़ना, आप किसी चीज में इंटरेस्ट रखते हो तो टीचर उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मेरा हिंदी के प्रति समर्पण था, रुझान
रुझान था, आकर्षण था, उसको देखकर मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे हिंदी के प्रति प्रेरित किया और मैं इस प्रेरणा के कारण, इस जुड़ाव के कारण हिंदी से और जुड़ती गई। यदि मुझे वो मना कर दिया जाता तो शायद मैं हिंदी से उतनी नहीं जुड़ती, लेकिन प्रोफेसर ने मेरी हेल्प की तो मैं हिंदी से और जुड़ती गई। और इसी तरह 1985 में 1985 में देखो जन्म दिन कब का है, 53 का है, ठीक है, और आई है 85 में, ये पहली बार भारत आई और किस सिलसिले में, इसी सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, हिंदी की पढ़ाई के सिलसिले में, हिंदी के बारे में और जानने के सिलसिले में ये भारत आई और यहाँ भारत में 10 महीने तक रुकी। जिस लड़की के लिए अपने घर से कॉलेज और कॉलेज से घर यही जिंदगी थी, समझ में आ रहा है, एक बच्चे की जिंदगी स्कूल तक, कॉलेज तक, अपने घर से कॉलेज आना, कॉलेज से घर आना, सिर्फ ये चार दीवारी मतलब होता है कमरा, चार दीवारी मतलब होता है घर, जहां चार दीवारों को बांध दिया जाए, खुली जगह और उसमें चार दीवारें लगाकर बांध देना, तो उसको घर या मकान बोलते हैं या कमरा बोलते हैं। तो इस तरह मेरी जिंदगी सिर्फ घर से स्कूल, स्कूल से घर तक ही थी, लेकिन हिंदी की बदौलत, बदौलत मतलब होता है कृपा से, मैंने हिंदी की कृपा से पूरी दुनिया देख ली। आज मैं बीएनए में पढ़ाती हूँ। अब जिस दिन वो बात कर रही है उस दिन के लिए कह रही है मैं बीएनए में पढ़ाती हूँ और मेरा एक शिष्य जिसे मैं पढ़ाती थी, मेरा एक शिष्य ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्यापक है। तो लेखिका कह रही है कि इंग्लैंड में जो हिंदी की तमाम जानकारियों के बीच में एक हंगेरियन का हिंदी सब्जेक्ट का टीचर होना बहुत बड़ी बात होता है। कारण जब नेचेशी हंगरी में थी तब एक और दो लोग ही थे जो हिंदी जानते थे और आज हंगेरियन बच्चा, एक हंगेरियन लड़का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हिंदी का शिक्षक है, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अर्थात उसने हिंदी को इतनी लोगों तक पहुंचाया, पढ़ाया, समझाया कि आज वो बच्चे हिंदी के ही शिक्षक बन गए। इस तरह से लेखिका कह रही है कि उस वक्त जब मैं पढ़ती थी, जब मैं छोटी थी, जब मैं हंगरी में रहती थी, तो न तो ज्यादा किताबें स्कूल में थी, ना हंगरी में कोई जब तो हिंदी नहीं पढ़ता है तो आएंगे कहाँ से, ना तो किताबें थी, ना ही पुस्तकालय था, ना ही हिंदी भाषा बोलने वाले लोग थे। डॉक्टर हुकुम सिंह नाम है इनका, ये गणितज्ञ थे, गणितज्ञ मतलब होता है गणित के जानकार। ये चूंकि भारत से थे इसलिए इन्होंने हिंदी सीखने में मारिया नीजेशी की बहुत सहायता की। अब आज जितना पढ़ा उसकी शब्दार्थ लिखती जाइए, इससे आपको अर्थ का ज्ञान हो। मैं नंबर 1 से लिखूंगी, जहां आपने कल खत्म किया था पाठक और दर्शक लिख के हमने जो खत्म किया था वहीं से आप इसको कंटिन्यू कीजिए। सिलसिला, सिलसिला का मतलब होता है लगातार भी बोल सकते हैं, सिलसिला मतलब क्रमबद्धता होता है हिंदी में, क्रमबद्धता। बदौलत, बदौलत यानी कृपा से, बदौलत का मतलब कृपा, मैंने हिंदी की कृपा से पूरी दुनिया को देख लिया। गणितज्ञ, जब यह पीछे आता है ना तो यह का मतलब आपको पता है ना, इसको आप मैं बोलते हैं, इसका मतलब होता है जानकार, तो गणित को जानने वाला, ज्ञानी, ज्ञानवान ऐसे बोलते हैं ना, तो गणितज्ञ गणित का जानकार, गणित है ना, गणित का विषय है ना, गणित जानते हैं आप, मैथ्स, गणितज्ञ मैथमेटिक्स। तो इस तरह से लेखिका को गणितज्ञ जो डॉक्टर हुकुम सिंह थे उन्होंने बहुत हेल्प की। आज हंगरी में मैंने हिंदी का पुस्तकालय बना रखा है जिसकी किताबें भारतीय दूतावास ने उपलब्ध कराई हैं। मैं बड़ा पोस्ट में भारतीय पोशाक पहनती हूँ जिससे देख मेरे छात्रों में इसके प्रति ललक बढ़ी है। कड़ाके की ठंड की चलते वह सलवार सूट ठीक है, इसकी साड़ी कम पहनते हैं। अब लेखिका बता रही है कि पहले स्थिति ऐसी थी कि किताबें भी नहीं मिलती थी, एक दो लोग ही थे हिंदी बोलने वाले, लेकिन आज मैंने
हंगरी में एक हिंदी का पुस्तकालय, लाइब्रेरी, वाचनालय, पुस्तकालय, ठीक है, खोली है। और इसमें जो किताबें आती हैं वो किताबें हिंदी दूतावास, देखो हिंदुस्तान के लोग भी तो कहीं रहते हैं, भारतीय लोग भी कहीं रहते हैं, दूसरे जहाँ मित्र देश, यदि हमारे यहाँ कोई रहता है तो हमारे हमारे लोग भी वहाँ रहते हैं। तो हिंदी दूतावास है हंगरी में। तो हंगरी में जो हिंदी भारतीय दूतावास है, उस भारतीय दूतावास के लोगों ने इस मारिया नेजेशी की पुस्तकालय में पुस्तकों को पहुंचाया, भारत से ले जाकर, समझ में, उपलब्ध करवाया, प्राप्त करवाई भारतीय दूतावास ने। मैं बड़ा पोस्ट में मैं बड़ा पोस्ट में भारतीय पोशाक पहनना पसंद करती हूँ, ऐसा नहीं मैं पैंट शर्ट पहनती हूँ, भारतीय पोशाक पहनना पसंद करती हूँ। और मेरे देखते देखते अन्य लोग, अन्य लड़कियां भी पोशाक यानी कपड़े, वस्त्र पहनती हैं। हम लोग, मुझे भारतीय ड्रेस में सलवार सूट और साड़ी दोनों पसंद है, लेकिन मैं सलवार सूट मतलब होता है, आप समझते हैं, सलवार सूट ड्रेस पहनना पसंद करती हूँ, कारण कि वहां पर ठंड अधिक है, और ठंड अधिक होने के कारण साड़ी में ठंड रुकती कम है, इसलिए सलवार सूट पहनती हूँ, जिससे वहां की सर्दी को मैं सहन कर सकूं। भारत की कौन सी चीजें आपको सबसे अच्छी, वाक्य पूरा होता है, इससे पहले भी बोल पड़ी, यहाँ के मानवीय संबंध मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे खुद के ढेरों रिश्ते यहाँ जो सालों साल से बरकरार हैं, पिता भाई दोस्त की तरह, यहाँ के लोगों ने मुझे प्रभावित किया। अस्कर बजावत के साथ हंगरी में 5 साल तक काम किया। अशोक वाजपेयी, राजेंद्र यादव, अशोक चक्रधर, जिनेंद्र कुमार जैसे लेखकों से मेरा संपर्क रहा। भारतीय खाने में पूरी मटर पनीर मुझे पसंद है। अब कपड़ों के बारे में बताया, तो लेखक उनसे पूछ रहा है कि आपको भारत की कौन कौन सी चीजें अच्छी, वो पूरा बोलता, उससे पहले मारिया नेजेशी बोलती, मुझे भारत में सबसे अच्छी चीज लगती है मानवीय रिश्ते, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, मानव का मानव के प्रति प्रेम, रिलेशनशिप। क्यों? हमारे यहाँ तो जैसे बच्चा 20 साल का हो, माँ बाप अलग कर देते हैं, ना माँ को बच्चों से पता, बच्चा को माँ का पता, किसी को पता नहीं, अपनी अपनी जिंदगी जीते और मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सब लोग भाई के रूप में, बहन के रूप में, माता पिता के रूप में, दादा दादी के रूप में, नाना नानी के रूप में, अनेकों रिश्ते के रूप में यहाँ पर लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ जो मानवीय संबंध है, लोगों का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम का संबंध है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब लिखकर कह रही है, मेरे खुद के भी यहाँ पर ढेरों रिश्ते हैं, मैं जबकि हंगरी से हूँ, मेरी सोच कैसी होनी चाहिए, किसी से संबंध नहीं रखना चाहिए, क्यों? क्योंकि वहां पर लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन यहाँ की जो परंपरा है एक दूसरे से प्रेम करने की, एक दूसरे का आदर देने की, उस परंपरा के कारण मेरे भी बहुत सारे यहाँ पर रिश्ते हैं, बहुत सारे रिलेशन हैं। उनमें कोई मेरा भाई बना हुआ है, कोई मेरा बहन बना हुआ है, कोई मेरा दोस्त बना हुआ है, कोई मेरे पिता की तरह मेरा काम करता है। तो इस तरह से पिता भाई दोस्त की तरह मेरे यहाँ पर लोगों से जानकारी है। और यहाँ के लेखकों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। और असगर वजाहत, ये बहुत बड़े लेखक हैं, इनके साथ इन्होंने 5 साल तक काम किया। उसके अलावा अशोक वाजपेयी, राजेंद्र यादव, अशोक चक्रधर, जिनेंद्र कुमार, बड़े बड़े लेखक हैं, हास्य लेखक, व्यंग लेखक, अनेकों किताबें लिखते हैं। इन लेखकों के साथ भी मारिया नेजेशी का संपर्क रहा, यानी मिलते जुलते रहते हैं, ये सभी इनको एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और फिर बताते हैं, भारतीय खाने में मुझे मटर पनीर और पूरी अच्छी लगती है। यहाँ का कौन सा शहर और कौन सी फिल्में आपको पसंद है? नेजेशी का जवाब था दिल्ली, तो अपना शहर है ही, इसलिए कुछ कहूंगी नहीं। मैं 7 साल बाद दिल्ली आई तो सीएनजी का असर देखा, यहाँ का प्रदूषण कम हुआ है, हरियाली बढ़ी है। पांडिचेरी, मैसूर, उदयपुर भी मुझे काफी पसंद है। सच को तो जहाँ भीड़ कम है, हवा ज्यादा है, वे शहर भी मुझे पसंद है। अब मारिया नेजेशी से पूछा जा रहा है आपको कौन कौन से शहर पसंद है भारत के, तो नेजेशी जवाब देते हैं दिल्ली तो मेरा आना जाना लगा रहता है। क्यों? क्योंकि कोई भी राजधानी, देश की जो राजधानी होती है, वहां दूसरे जो एक देश से दूसरे देश के लोग वहां आएंगे ही आएंगे, तो दिल्ली तो मेरा आना जाना लगा रहता है, दिल्ली तो मेरा अपना है। लेकिन यहाँ के अलावा मुझे दिल्ली के अलावा मुझे
पांडिचेरी, मैसूर और उदयपुर, ये शहर ज्यादा अच्छे लगते हैं। फिर बता रहे क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि जहां पर लोग बाग कम हो, भीड़, भीड़ मतलब होता है लोग बाग, जहां पर लोग कम हो और हवा स्वच्छ हो, लोग कम होंगे तो प्रदूषण नहीं होगा, तो अपने आप ही प्रदूषण कम है तो स्वच्छ हवा होगी। तो जहां पर लोग कम हो, प्रदूषण नहीं हो, स्वच्छ हवा बहती हो, वो जगह मुझे ज्यादा पसंद है। क्योंकि दिल्ली में मैं 7 साल के बाद आई हूँ, तो पहले दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा था, लेकिन अभी सीएनजी के कारण, ये भी एक पेट्रोल का एक रूप होता है जो कि बाष्पीकरण वाला रूप होता है, तो इस कारण से गैस लीक नहीं होती है, धुआं नहीं उठता है, तो यहाँ का वातावरण उतना प्रदूषित नहीं है। यह देखकर मुझे खुशी हुई। फिर से हम 2-4 शब्दांश लिखेंगे। लिखिए पुस्तकालय, पुस्तकालय जानते हैं? पुस्तकालय, वाचनालय बोलते हैं पुस्तकालय को, वाचनालय। देखो वाचन आलय टुकड़े करते हैं ना, संधि करते हैं। वाचन, वाचन यानी पढ़ने के लिए, आलय यानी घर। पुस्तक आलय पुस्तकों का घर, ठीक है ना। उपलब्ध, भारतीय दूतावास ने मुझे किताबें उपलब्ध कराई। उपलब्ध मतलब होता है प्राप्त करना, देना। ललक, ललक मतलब होता है इच्छा, कामना। कड़ाका मतलब होता है अत्यधिक, कड़ा, कड़ाका मतलब अत्यधिक तेज, अत्यधिक ठंड की वजह से कड़ाका, अत्यधिक या तेज। ढेरों, ढेर मतलब होता है अनेक, ढेरों यानी अनेकों। बरकरार, बरकरार मतलब होता है कायम, मेरे ढेरों रिश्ते बरकरार हैं यानी कायम है, स्थित हैं। नेक्स्ट है ऐसा और कुछ नहीं इसमें, ठीक है ना। अब आगे चैप्टर ओपन कीजिए, देखिए इस तरह से लेखिका ने शहर के बारे में बताया कि शहर में जहाँ प्रदूषण कम होता है वहां पर मुझे रहना पसंद है। रही फिल्मों की बात, तो भारतीय फिल्में हंगरी में बहुत कम पहुंचती हैं। वैसे तो पूरे हंगरी में केवल 500 हिंदुस्तानी हैं, 10 साल पहले तो केवल 50 थे। जहां तक मेरी बात है, मुझे फिल्म उमराव जान काफी अच्छी लगती है। नसरुद्दीन शाह और शबाना आजमी मुझे अच्छे लगते हैं, शायद इसलिए कि वे कला फिल्मों से जुड़े कलाकार हैं। मनोरंजन की जरूरत तो इंसान को कभी कभी पड़ती है, पर कला फिल्मी जिंदगी का हिस्सा है, अपने से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं। अब फिल्मों के बारे में बताइए। रही फिल्मों की बात, तो भारतीय फिल्में हंगरी में बहुत कम दिखाई जाती है, कारण हिंदी में बनती है, और कारण हिंदी भाषी ज्यादा लोग वहां पर नहीं, इस कारण से वहां पर ज्यादा फिल्में नहीं दिखाई जाती। जब मैं पढ़ती थी तो 1-2 लोग ही थे जिनको हिंदी आती थी, आज केवल 500 लोगों को हिंदी तो आती है, लेकिन हिंदी लोग पढ़ रहे हैं। हंगरी में केवल 500 हिंदुस्तानी हैं, और 10 साल पहले यहाँ पर सिर्फ 50 हिंदुस्तानी थे। जहां तक लेखिका कह रही है, मेरी बात है, मुझे उमराव जान पिक्चर सबसे अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो एक कला पिक्चर है। कला मूवी क्या होता है? जिसमें जीवन से जुड़ी बातों को सुंदरता से समझाया जाए, सीख दी जाए। और मनोरंजन की फिल्में क्या होती है? जिनमें आप बुद्धि नहीं लगाओ, जाओ और देखो और भूल जाओ, ठीक है ना। तो कला फिल्में करने वाले जो कलाकार होते हैं वो रंगमंच नाटक से जुड़े होते हैं, और जो पिक्चर करने वाले होते हैं वो कलाकार रंगमंच से जुड़ने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट उनका सिलेक्शन होता है। तो इस तरह से कलाकारों में उन्हें शबाना आजमी और नसरुद्दीन शाह पसंद है। कलाकारों के बारे में बात करें तो, पिक्चरों के लिए बात करें तो उमराव जान उन्हें पसंद है। फिर कह रही है नेजेशी कि मुझे कला, देखो जिंदगी में मनोरंजन अलग बात है, मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन कला फिल्में, कला के लिए जो जीवन में सीख देने की फिल्में होती
यह आपकी जिंदगी का एक हिस्सा होता है। इससे आप कैसे मुंह मोड़ सकते हैं, मतलब इससे अलग नहीं हो सकते, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मुंह मोड़ना मतलब होता है इग्नोर करना, आप इससे दूर नहीं जा सकते। हमें बहुत सारी पिक्चरें हमें अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई महसूस। धर्म और राजनीति के बारे में नैजेशी के ख्याल पूरी तरह से तार्किक। उनके मुताबिक मैं हर तरह के मंदिर, मस्जिद, चर्च गई, पर मैंने इधर की हूं न उधर की। मैंने धर्म के बारे में काफी कुछ पढ़ा, मैं उसके हर रूप से परिचित हूँ, लेकिन हर धर्म का आदर करते हुए मैं किसी धर्म को नहीं मानती। अब धर्म के बारे में बता रही हैं कि मैं धर्म के प्रति तार्किक होना, तार्किक मतलब होता है तर्क बुद्धि से काम लेना, तर्क का मतलब होता है ऐसा क्यों है, अंधविश्वासी नहीं हूं कि किसी ने कहा भगवान है, लेकिन जब तक मैंने भगवान को महसूस नहीं करूंगी भगवान नहीं है। तो जो तार्किक होते हैं ना वो धार्मिक कमी होते हैं। जो लोग तार्किक होते हैं, तर्क के ऊपर अपनी बात को रखते हैं, उनमें धर्मों के प्रति विश्वास कम होता है, उनको नास्तिक लोग बोलते हैं। ठीक है ना, जिनका धर्म के प्रति विश्वास होता है वो आस्तिक होते हैं, जिनका धर्म के प्रति विश्वास नहीं होता नास्तिक। तो तार्किक लोग अक्सर नास्तिक होते हैं। तो लेकिन जो नैजेशी है वो कह रही है मैं धर्म के प्रति तार्किक हूँ और उसके मुताबिक मतलब होता है अनुसार। अब लेखक लिख रहे हैं ना, जयप्रकाश पांडे लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं उनके अनुसार। उनका कहना है, नैजेशी का कहना है वो हर जगह जाती है, मंदिर भी जाती है, मस्जिद भी जाती है, गुरुद्वारे भी जाती है, नमाज भी पढ़ती है, सब कुछ काम करती है, लेकिन किसी एक धर्म से जुड़ी हुई नहीं। चर्च भी जाती है, कोई एक धर्म से जुड़ी हुई नहीं मेरा ये धर्म है कि मैं हिंदू हूँ कि ईसाई हूँ कि सिख हूँ कि मुस्लिम हूँ, इस तरह से ना तो मैं इधर की हूँ ना उधर की। क्यों? मैं जब मेरा कोई धर्म ही नहीं है, मैं इंसानियत के धर्म को जानती हूँ, बाकी मैं कोई धर्म नहीं जानती। तो कोई भी धर्म के नाम पर मेरा कोई धर्म नहीं है। तो इस तरह से ना मैं इधर की हूँ ना उधर की, लेकिन मैं हर धर्म का आदर करती हूँ। मेरा ऐसा नहीं कि मैं किसी धर्म के प्रति मैं कोई धर्म नहीं मानती तो धर्म का अनादर करूं, उसके बारे में अनाप शनाप बोलूं, नहीं। धर्म कोई भी धर्म है, सब धर्मों के प्रति मेरे मन में आदर की भावना के साथ मैं प्रत्येक जगह जाती हूँ। ऐसा नहीं हो कि मैं नास्तिक हूँ तो मंदिर नहीं जाती, पर मैं भगवान को तर्क की बुद्धि से देखती हूँ, इसलिए प्रत्येक धर्म का आदर करती हूँ। रही राजनीति, तो चूंकि मैं समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ती हूँ, खबरिया चैनल देखती हूँ, इसलिए इनके बारे में थोड़ी बहुत समझ है। दरअसल हंगरी में रहकर आप राजनीति के प्रभावों से बच नहीं सकते। वहां पिछले 15 सालों से काफी बदलाव हुए, लेकिन भारत की राजनीति को समझने के लिए तो पूरी जिंदगी चाहिए। अब धर्म के बाद राजनीति की बात करते हैं। तो राजनीति के बारे में मारिया नैजेशी बताती हैं कि राजनीति के बारे में आपको कहाँ से पता लगता है। या तो आप राजनेता हो, विधानसभा जाएं, कहीं का मंत्री हो, ठीक है, लेकिन यदि मुझे कोई चीज की जानकारी लेनी तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, पत्रिकाएं पढ़ूंगी। तो ऐसे ही मारिया नैजेशी बोल रही है राजनीति में मुझे रुचि है और राजनीति की रुचि के कारण मेरे को पसंद है राजनीति को पढ़ना, तो इसलिए मैं पत्रिकाएं पढ़ती हूँ। खबरिया चैनल मतलब होता है न्यूज चैनल, जो आपको न्यूज देते हैं, तो वो न्यूज चैनल देखती हूँ, टीवी के ऊपर न्यूज चैनल देखती हूँ, और इसलिए मुझे थोड़ी बहुत समझ आती है कि राजनीति क्या है या इस संसार में क्या चल रहा है। फिर लेकर करिए, हंगरी में रहकर आप राजनीति से दूर नहीं रह सकते, कारण हंगरी में 15 सालों से बहुत बदलाव आ गया। तो बदलाव होता है आदमी की जिंदगी में, तो और इतनी जल्दी जल्दी बदलाव होता है तो लोग अपने आप से राजनीति से जुड़ते हैं। तो हंगरी में 15 साल के अंदर इतने बदलाव हो गए कि हम नहीं चाहें कि हम राजनीति से नहीं जुड़े तो भी हमें जुड़ना पड़ता है। लेकिन यदि, क्योंकि हंगरी तो छोटा सा है इसलिए हमें हंगरी के बारे में पता है, लेकिन यदि भारत की राजनीति के बारे में कोई बात करे और जानना चाहे तो पूरी जिंदगी लगा दे, लेकिन भारत की राजनीति नहीं समझ सकता। कारण भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत अनेकों चीजों को मानता है, तो इस कारण से भारत की राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, और उतार चढ़ाव होने के कारण राजनीति को समझना बहुत कठिन है, पूरी
क्रांति को जल्दी समझा नहीं जा सकता। नीलजी ने आखिर में आधुनिकता को लेकर अपने विचारों के बारे में पूछा। अचरज है कि उन्होंने आधुनिकता से असहजता जताई। उनका कहना बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया कि जगत की जगह की सामान की खासियत और विविधता खत्म हो गई। अब आधुनिकता के बारे में पूछेंगे कि एक देश का दूसरे से देश के साथ बहुत जुड़ाव हो गया है। तो इस कारण से भूमंडलीकरण हो गया है। भूमंडलीकरण पूरा विश्व एक हो गया। पहले कैसा था, भारत अलग था, यूरोप अलग था, अमेरिका अलग था, तो सब अपने अपने में जिंदगी जीते थे और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं थी। सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे मिलती थी, वहां की चीज यहाँ और यहाँ की चीजें वहां नहीं मिलती थी। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में हमारे यहाँ अमेरिका की यूरोप की सब चीजें मिलती है, अमेरिका के यहाँ भारतीय सब चीज मिलती है। तो इस तरह से भूमंडलीकरण हो जाने के कारण लेखिका आधुनिकता का असहजता प्रकट करती है। असहजता मतलब मुझे आधुनिकता पसंद नहीं। उनकी इस बात पर लेखक को अचरज होता है। तब वो बताती हैं कि इस आधुनिकता के कारण जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, वो क्या करती है, अपने प्रभाव को अधिक बढ़ाने की वजह से उनकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। तो इसलिए सामान की खासियत और विविधता खत्म हो गई। जैसे कोई हमारे माता पिता दूसरी जगह घूमने जाए, वहां की चीज लाए तो हमें बहुत मजा आता है, लेकिन कैसे, ये तो यही मिलती है, बेकार उठा के लाया, तो उस चीज का लगाव, उस चीज की क्वालिटी, खासियत सब खत्म हो जाती है। तो इस तरह से लेखिका को, इस तरह से मारिया मैजेस्टी को इन सब में अरुचि है। फिर बताती है वह हर जगह फास्ट फूड जैसे एक जैसे साबुन, एक जैसे पेय, एक जैसे शैम्पू, ये क्या है, ये ठीक है, भूमंडलीकरण ने हमें जोड़ा है, इससे हम एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे को समझ पा रहे। पर लोग ये क्यों नहीं समझते कि पूरी धरती हमारी है, अगर हम इसे खराब करेंगे तो इसका नतीजा सबको भुगतना होगा। कैटरीना, सुनामी, बिलवा, भूकंप और नहीं जाने क्या क्या। अब लेंगे जहां भी जाओ लोगों ने अपनी परंपराओं को खत्म कर दिया, दूसरों की परंपराएं अपनाते। जैसे जहां जाओ भारत में एक जैसा फास्ट फूड मिलता है। फास्ट फूड मतलब होता है जल्दी बनने वाला। आप कहीं जाओ एक जैसा ही पेय मतलब होता है पीने योग्य पदार्थ, कोई भी कहीं भी चले जाओ पीने योग्य एक जैसा पदार्थ मिलता है। कहीं भी चले जाओ एक जैसी कॉफी, सब क्वालिटी एक ही कंपनी की क्वालिटी आपको सब जगह मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने विविधता को खत्म कर दिया है। हम भूमंडलीकरण हुआ है, पूरा विश्व एक हुआ है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो भूमंडलीकरण एक होने से सबसे अच्छी बात क्या हुई, हम लोग एक दूसरे से जुड़ गए, हम संस्कृति को जोड़ सके। लेकिन हमने संस्कृति को जोड़ने के साथ साथ क्या कर लिया कि जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को बेचने के लिए दूसरे देशों का उपयोग किया और गंदगी फैला दी। और गंदगी, इतनी गंदगी प्लास्टिक फैला दी कि वो प्लास्टिक कहीं कंट्रोल नहीं हो रही है। तो इस कारण से प्रदूषण बढ़ रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां खुल जाने के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है। सब जगह पेट्रोल डीजल, सारी गाड़ियां, हर जगह गाड़ियां होने से पेट्रोल डीजल का कारण धुआं ही धुआं हो रहा है। तो इस कारण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण, भूमंडलीकरण होने के कारण एक बात अच्छी हुई कि लोग एक दूसरे से जुड़े, तो दूसरी बात गलत हुई कि लोगों ने जहाँ शांति थी, जहाँ पर प्रदूषण नहीं था, उस जगह को भी प्रदूषित कर दिया है। और इन सब का ही परिणाम है, क्या परिणाम है कि आज प्रकृति अनेकों खतरे उत्पन्न कर रही है। प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा रही है, प्रकृति हमें डरा रही है। क्यों? प्रकृति तो अपने आप को, जब तुम उसके ऊपर अति कर दोगे तो वो अपने आप को ढालने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी। तो इस कारण से ये नाम बताए हैं, सुनामी, बिलवा, कैटरीना, ये सब तूफानों के नाम हैं। ये सब तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, और इस तरह से हम अनेकों प्रकोपों से, अनेक अकाल से, भूकंप से ग्रस्त रहते हैं। मैं एक अनुभव से
अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। एक बार मैं सूरी नाम के घनघोर जंगलों में गई। वहां जहां से नदी मार्ग के अलावा गुजरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हमने नाव पकड़ी, काफी अंदर तक गई, यानी उस इलाके तक गई जहाँ आबादी नहीं, बस्तियां, कल कारखाने नहीं, उद्योग धंधे नहीं, पर वहां भी प्लास्टिक की बनी पानी की बोतल है। अब लिखते हैं कि मुझे आधुनिकता से क्यों असहजता होती है, मुझे आधुनिकता इतनी अच्छी क्यों नहीं लगती। कारण मैं अपने अनुभव की एक बात बताती हूँ, मुझे आधुनिकता क्यों अच्छी नहीं लगती, मुझे एक्सपीरियंस है। तो क्या बताती है, एक बार मैं सूरीनाम, जगह का नाम सूरीनाम के घने जंगलों में गई। तो उस घने जंगल में क्या था, नदी खड़ी थी। तो मैं नदी के मार्ग से नदी के अंदर चलती चलती, उस नाव से चलती चलती, छोटी छोटी नदी आगे, देखो जंगल होता है ना, तो नदी बिल्कुल सक्रिय होकर चलती है, पेड़ों को काटते हुए चलती है, पेड़ों के पानी को निकालती है। तो मैं उस इलाके से गुजरी और उस इलाके से गुजरने के लिए, सूरीनाम के अंदर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था, आपको नदी से ही जाना पड़ेगा। वहां पर कोई कल कारखाने मतलब होता है, कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई आबादी मतलब होता है कहीं कोई लोग बाग नहीं थे, कोई भी बस्तियां नहीं थी, बस्तियां मतलब गांव, छोटे छोटे गांव, टापू, कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति थी। लेकिन मैं क्या देखती हूँ, उस नदी के अंदर जहां कोई नहीं, किसी भी तरह की चहल पहल नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई किसी भी तरह का कोई कल कारखाना नहीं, लेकिन फिर भी उस नदी के अंदर प्लास्टिक की बोतल बह रही है। कितनी बड़ी बात है, जहां कोई नहीं पहुंच सका वहां भी ये प्रदूषण पहुंच गया, वहां भी ये प्लास्टिक पहुंच गया। और यही प्लास्टिक आज नहीं तो कल पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। तो इस तरह से आधुनिकता की ये जो होड़ लग गई है, ये मुझे पसंद नहीं आती। एक दूसरे से जुड़ा बहुत अच्छी बात है, जुड़ना चाहिए, संस्कृति को जुड़ना चाहिए। लोगों ने संस्कृति को तो जोड़ा, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चलते आधुनिकता की होड़ में अपने देश को ऊंचा उठाने के लिए लोगों ने अनेक कल कारखानों का निर्माण किया है और अपने अपने प्रोजेक्ट को, अपने अपने सामानों को बेचने के लिए अनेकों उपाय करते हैं और हमारी जो शांत रहने वाली पृथ्वी है उसको नुकसान। एक लाइन और ऐसे पढ़ लेते हैं। मैंने सुना है समुद्र में कहीं एक प्लास्टिक का द्वीप बन गया जो जल्दी महाद्वीप बन जाएगा। हमें सोचना होगा इन चीजों का पर्यावरण पर क्या असर होगा, हम ऐसी दुनिया में जिएंगे कैसे। क्या ऐसे विश्व की कल्पना की थी हम सबने, क्या यही विश्व में मिलेगा। अब लेखिका कह रही है कि मैंने सुना है कि समुद्र में लोग कचरा फेंकते, तो कचरा समुद्र में गलता तो है नहीं गलता, प्लास्टिक गलने की चीज ही नहीं है, चाहे मिट्टी में दबाओ चाहे समुद्र में दबाओ। तो ऐसा मैंने सुना है कि समुद्र में द्वीप मतलब होता है टापू, ये द्वीप बन गया है प्लास्टिक का। और ऐसा सुनने में आ रहा है ये द्वीप एक ना एक दिन महाद्वीप बन जाएगा, और जब महाद्वीप बन जाएगा तो हम कैसे जिएंगे, पूरी दुनिया के लोग कैसे जिएंगे, जीव जंतु कैसे जिएंगे। हमने पर्यावरण को क्या कर दिया है, ये पर्यावरण का क्या असर होगा हमारे ऊपर, क्या हम ऐसी दुनिया में जी पाएंगे, क्या ऐसी दुनिया की हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन आज हमने ही उस दुनिया को ऐसा बनाने का प्रण कर रखा है। यदि हम चाहें तो आज भी हम पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचा सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पेट को भरने की कोशिश करते हैं, पशु प्रवृत्ति अपनाते हैं और इस कारण से पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कवि, लेखिका, लेखक, कवित्री, ये सब इनके हृदय कोमल होते हैं और इस कारण से इनको पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति बहुत प्रेम होता है और इसीलिए इनको प्रकृति से छेड़छाड़ कोई करता है तो बहुत दुख होता है। इसी दुख को लेखिका जो मारिया नेजेशी है, इन्होंने यहाँ इंटरव्यू में व्यक्त किया है। अब हम एक दो शब्दार्थ और है उनको लिखेंगे और शब्दार्थ देखिए नेक्स्ट देखिए 10 नंबर पर कहाँ तक लिखा हमने, बरकरार तक लिखा। फिर देखिए मुंह मोड़ना, मुंह मोड़ना मतलब मुंह मोड़ना का मतलब होता है ध्यान ना देना, इग्नोर कर देना, ध्यान न देना। मुंह मोड़ना यानी ध्यान ना देना। नेक्स्ट है मुताबिक, मुताबिक मतलब होता है अनुसार,
मुताबिक, उनके मुताबिक। खबरिया मतलब खबर देने वाला, न्यूज चैनल, ठीक है ना। फिर है खासियत। खासियत मतलब होता है गुण, विशेषता। गुण बोल दो या विशेषता भी बोल दो। क्या खासियत है, क्या विशेष है आप में? विशेष। विशेषता ही लिखी है थोड़ा सा, विशेषता। नेक्स्ट विविधता। विविधता मतलब होता है अनेक प्रकार का। विविध, विविध यानी अनेक, अनेक प्रकार का, अनेक तरह का, अनेक प्रकार का, विविधता। पेय मतलब होता है पीने वाले पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ, योग्य वाले ही पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ। इसमें चाय, कॉफी, दूध सब आ जाते हैं पेय पदार्थ में। नतीजा मतलब होता है परिणाम, नतीजा का मतलब है परिणाम। खत्म मतलब समाप्त करना, छोड़ो इसमें बहुत घनघोर यानी घने जंगल,